हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए टेस्ट पेपर में। आप सोच रहे होंगे कि नया टेस्ट पेपर वो वाला फाइनल नहीं कराया। तो एक्चुअली में क्या है कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम 10 या 12 निकालें तो हमारे काम के हैं। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के हैं और वो करंट पुराना ही है। प्लस उसमें बजट के क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी का पेपर था तो बजट के क्वेश्चन है। ये सामान्य अध्ययन का पेपर है 2024 का ही, और ये टेस्ट नंबर 9 है और फुल टेस्ट है, ठीक है। और ये किस कोचिंग का है? तो ये आपका DIS का है। तो मैंने सोचा कि उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो, इससे अच्छा है कि फिर हम नया टेस्ट ले लें, क्योंकि उसमें और टेस्ट आपके काम के नहीं है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना मेंस के 2 क्वेश्चन, एक आपको ऐसे का और एक आपको GS का, GS 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है उसमें, क्योंकि 4 5 6 आपके लग ही गए हैं। तो मैं उनके 2 क्वेश्चन डेली आपको टेलीग्राम और प्लस अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूँगी। तो उनको आपको घर पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और आपके आसपास कोई भी, अगर आपका सीनियर है, कोई भाई है, कोई बहन है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, उनको दिखा दीजिए। अगर कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो आप ना बहुत सारे जो हमारे पास आउट सीनियर लोग हैं PCS के, UPSC के, उन लोगों की कॉपियाँ रहती हैं। गूगल पे आप करोगे, ठीक है, तो उससे आप मैच कर सकते हो। दूसरी बात क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी को लिखना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, और ना ही एकदम परफेक्ट आंसर आ सकता है। इससे ये हो जाएगा, आंसर आपका परफेक्ट होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस उसमें इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी रहता है। आपके लिखने की हैबिट हो जाएगी हमारे हाथ से, क्योंकि हमें 3 घंटे में जो पेपर होता है हमारा, उसमें हमें अपने मिनट डिवाइड करने होते हैं। 7 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में हमें लिखने होते हैं, ठीक है। वो हम हैबिट कहाँ से लाएंगे? लिखने की तो प्रैक्टिस, चलो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, किसी सर की मदद ले लोगे, पर अगर आप लिखोगे ही नहीं तो वो सर आपका हाथ पकड़ के लिखवाने तो आएंगे नहीं, है ना। तो अभी ये टाइम है, इसमें ये आई होप कि कर रहे होगे, बट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डेली डेली क्वेश्चन भी पोस्ट करती जाऊँगी और आप उसको प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आपके लिखने की तो हैबिट हो जाएगी कि आप लिख तो सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि बहुत हाथ दर्द करने लगते हैं। और दूसरी बात, राइटिंग बहुत बेकार हो जाती है, तो उसे सही करना है। बाकी फिर आप आगे मदद ले लेना, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना आंसर राइटिंग की, तो वो लोग आपको फिर सही गलत आंसर लिखना बता ही देंगे। पर आप कोशिश करना, और कुछ तो आइडिया आपको जब तैयारी में हो तो हो ही गया होगा, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पेपर ना कुछ कुछ आपके यूपी स्पेशल के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, जो आपके लिए या मेरे लिए अच्छे ही हैं। चले, पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपके जनगणना परिदृश्य हैं और सूची सेकंड में जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सीतापुर, बी सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या बागपत, सी न्यूनतम शिशुलिंग अनुपात कानपुर नगर, एंड डी सर्वाधिक महिला जनसंख्या श्रावस्ती। तो देखो, यहाँ पर आपको एक या 2 ऑप्शन तो पता ही होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर आराम से निकाल सकते हो। सर्वाधिक अनुसूचित क्या नाम से कि हाँ, अनुसूचित जाति संख्या की बात करें, देखो 2 होते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है। 2 रहते हैं ना, SC और ST। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। एक चीज़ याद रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात होगी तो ये आपका हमेशा सीतापुर आएगा। हमेशा का मतलब अभी जो जनगणना चल रही है उसके हिसाब से, ठीक है। B1, अब चूंकि B1 आपका 2 जगह दिया हुआ है तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। न्यूनतम शिशुलिंग अनुपात की बात करेंगे तो ये आपका न्यूनतम शिशुलिंग अनुपात बागपत में है, ठीक है, मतलब कम है वहाँ पे लिंगानुपात। तो आपका हो जाएगा C2, B1 C2। देखो दोनों में सेम सेम मैच है। एक और आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर गेस करने के लिए। सर्वाधिक महिला जनसंख्या जो है वो आपकी कानपुर में है, ठीक है, D3। तो D3, ओके। तो इस तरीके से आपका देखो B ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और A4 न्यूनतम नगरीय प्रतिशत अगर बात करें, सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो आपकी श्रावस्ती में। तो इस तरीके से B ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए A4, B1, C2 और D3, इन चीज़ों को याद रखना। अब ये क्योंकि मिलान में थे तो इस तरीके से हमने मिलान कर दिया, बट इससे देखो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में जिले हैं। ऑप्शन है बॉक्साइट, B पाइराइट्स, C जिप्सम, एंड D चाइना क्ले, ठीक है। थोड़ा सा इनका प्रिंटिंग अलग है, धे वालों का प्रिंटिंग थोड़ा सा मतलब कम साफ रहता है।
ये ज़िले हैं आपके, देखिए बॉक्साइट मिर्ज़ापुर, पाइराइट्स ललितपुर, जिप्सम सोनभद्र एंड चाइना क्ले हमीरपुर। ठीक है, बॉक्साइट आपका हमेशा याद रखो ललितपुर में है तो A2 हो जाएगा, ए का मिलान 2 से हो जाएगा, है ना। पाइराइट्स की बात करेंगे तो ये आपका मिर्ज़ापुर में हो जाएगा B1। जिप्सम आपका हमीरपुर में हो जाएगा, ठीक है, C4 एंड चाइना के लिए आपका D3 सोनभद्र में। इस तरीके से आंसर की बात करोगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्यों? A2 बॉक्साइट ललितपुर B1, ठीक है, पाइराइट्स मिर्ज़ापुर, जिप्सम हमीरपुर एंड चाइना के लिए सोनभद्र। ठीक है, अच्छे से आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डैश ऑप्शन है सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सभी का मतलब और लग गया, ठीक है। सेकंड, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन से उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो यहाँ पर ना पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है क्योंकि और लग गया। सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं बहती पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसमें से आपकी नर्मदा है और एक है ना, इन्होंने सभी को बोल दिया। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ही मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलती है और ताप्ती नदी का उद्गम आपके सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग में होता है। इसे नर्मदा नदी की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि जहाँ पे और लग गया वो उसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि सभी नदियाँ नहीं, उसमें से नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। डैश ये रेलवे जोन है और ये मुख्यालय है। ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण पूर्व रेलवे हुबली, सेकेंड दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, थर्ड उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर एंड 4 पूर्व तटीय रेलवे हाजीपुर। तो कह रहे उपरोक्त में से सही युग्म है। डैश ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी फर्स्ट और 4, सी सेकेंड और थर्ड या डी सेकेंड और 4। ठीक है, तो अगर हम मिलान करेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, ये हुबली नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। दूसरी बात दक्षिण मध्य रेलवे की बात होगी। दक्षिण मध्य रेलवे तो ये आपका सिकंदराबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे तो ये आपका जयपुर और पूर्व तटीय रेलवे तो ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, हाजीपुर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है कि सेकंड और थर्ड आपका सही सुमेलित है, यानी कि सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और 4 नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। ऑप्शन है, देखो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रिंट आ गया तो इस समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं। लुढ़क रणसर झील है आपकी, दूसरी फतेह सागर झील है, सी आपकी सामर झील है और डी आपकी जयसमंद झील है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है, इनमें से बताना है आपको। देखिए जो आपकी लुढ़कसर झील है ये आपके बीकानेर जिले में स्थित एक प्लाया झील है। सेकंड बात करें फतेह सागर झील तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। सांभर झील की बात करें तो ये थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। और जयसमंद झील की बात करें तो ये आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा खारे पानी की झील, तो आपकी हो जाएगी सांभर झील। ओके, यानी कि ये सी ऑप्शन है, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रावी नदी डैश, ऑप्शन ए रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, सेकंड संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है, थर्ड चुंबा घाटी में प्रवाहित होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन या कथनों का चयन करें। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बात करें अगर हम यहाँ पर तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में चुंबा घाटी या चंबा घाटी से बहती है और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये आपकी रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है,
क्योंकि कह दिया सेकंड में कि संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही है। सेकंड है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में ही रही है। तो कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपकी गौतम बुद्ध नगर में रही और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कानपुर में रही है। तो ये वाला ऑप्शन मतलब कि गलत हो जाएगा सेकंड, तो केवल फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं। ऑप्शन ए भाबर क्षेत्र, बी तराई क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र एंड डी पश्चिमी क्षेत्र। अब देखो गेस करके आप यहाँ पे ऑप्शन को कट कर सकते हो ऐसे। बुंदेलखंड क्षेत्र में इतनी पानी या बारिश नहीं होती है, वहाँ वर्षा की मात्रा कम है, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा। पश्चिमी क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा कम है, तो समाना प्रकार की लंबी घासें नहीं मिलेंगी। अब आपके दो क्षेत्र पड़ते हैं, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अगर इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है अगर क्लियर नहीं है, वरना उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में समाना प्रकार की घासें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश यानी वर्षा की मात्रा ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर नमी रहेगी, आर्द्रता जिसे बोलते हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरीके की घास का मिलना लाजमी है। ठीक है, खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में इनके जनपद हैं। ऑप्शन फर्स्ट सैंडस्टोन सोनभद्र, बी तांबा ललितपुर, सी हीरा बांदा एंड डी कोयला मिर्जापुर। ठीक है, तो आई थिंक इनको मिलान करना है, बट आप थोड़ा सा गेस कर लो, है ना। कोयला आपका सोनभद्र में हो जाएगा, D1। अब D1 यहाँ पर 2 में दिया गया है। हीरा आपका बांदा में, वैसे तो ज़्यादा नहीं मिलता बट फिर भी थोड़ा सा है, तो हीरा आपका बांदा में हो जाएगा, यानी कि C3। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका सी ऑप्शन मिल गया। कैसे, देखो डी कोयला सोनभद्र 1 और सी हीरा बांदा। अब अगर आपको नहीं भी कुछ याद आ रहा है तो आप इस तरीके से टिक कर सकते हो। सैंड स्टोन की बात करें तो ये आपको हमेशा मिर्ज़ापुर में रहेगा, और तांबा की बात करें तो ये आपका ललितपुर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। सेकंड, बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। तो कह रहे कोड दिया गया। ऑप्शन ए फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो रामगंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है और रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। बेतवा का उद्गम कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है और यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास नहीं, हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, तो जगह का नाम गलत सुन थे, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में जनजातियों का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुग में सही सुमेलित है। ये आपकी जनजाति है और ये राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट केरिया आंध्र प्रदेश, बी नायर केरल, थर्ड कोन्याक नागालैंड एंड फोर लाखेर ओडिशा। अब हमको इनमें मिलान करना है। देखिए अगर हम बात करें केरिया की तो ये आपकी उड़ीसा में मिलती है, यानी कि ये ठीक है। इस तरीके से अभी मिलान कर दे रहे हैं। नायर आपकी केरल में, तो यानी सेकेंड ऑटोमेटिक सही सुमेलित है। कोन्याक आपकी नागालैंड में और लाखेर आपकी मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित है, बाकी आपका गलत सुमेलित है। ये सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित, सेकेंड मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। लाखेर आपकी मिजोरम में मिलती है, ना कि उड़ीसा में। ठीक है, और केरिया आपकी ओडिशा में मिलती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित नदियों में कौन सर्वाधिक लंबी। ऑप्शन है महानदी, बी नर्मदा, सी कृष्णा या डी कावेरी।
बात करें अब यहाँ पर, अगर आपको इनका नहीं सही से आइडिया है तो कावेरी आपकी 800 किलोमीटर रहती है लगभग, ठीक है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। महानदी की 815 है। नर्मदा की आपकी कृष्णा की आपकी 1401 है दूरी, लंबाई मतलब कि नर्मदा की 1312 है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि इसमें से कौन सी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, सर्वाधिक लंबी है तो सी आपकी, यानी कि कृष्णा आपकी सर्वाधिक लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ है ऑप्शन फर्स्ट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। सेकंड, कोंकण तट पर अनेक पश्व जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो कह रहे कूट दिया गया, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो बात करें तो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट बोलते हैं, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक को कन्नड़ तट बोलते हैं, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को मालाबार तट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार कहलाता है। कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो देखो मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ही केवल सही होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है आपकी शिखर, सूची सेकंड है पर्वत श्रेणी, यानी कि ये शिखर किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। गुरु शिखर पर्वत, से बी धूपगढ़, सी अमरकंटक एंड डी कुद्रेमुख, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत ये आपको मतलब कि सिंपल है, आई थिंक कि पता ही होना चाहिए। और इधर पर्वत श्रेणी दी गई मैकाल, अरावली, सतपुड़ा और दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कुद्रेमुख की बात करेंगे, ओके, अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, तो देखो गुरु शिखर पर्वत ये आपका अरावली में आ जाएगा, सिंपल है, ए सेकेंड, ओके। धूपगढ़ पर्वत की अगर आप बात करोगे तो ये आपके सतपुड़ा में स्थित है, बी थर्ड। अमरकंटक की बात करोगे तो ये आपका मैकाल पर्वत पे हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कुद्रेमुख हो जाएगा, ठीक है। कुद्रेमुख का आपका दक्षिण सह्याद्री में हो जाएगा। इस तरीके से देखिए अगर हम आप अपने ऑप्शन के क्वेश्चन की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए सेकेंड, ठीक है। ये बी ऑप्शन है, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी वन एंड डी फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए है कि उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कारण आर, मानसून की बंगाली की खाड़ी शाखा अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। तो करें नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोड हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें तो अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, अतः अभिकथन ए सत्य है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% अरब सागर से एवं 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट 1966, बी 1991, सी 1985 या डी 1988, ठीक है। तिलहन के बारे में बात हो रही है, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये सूची फर्स्ट में देश है, कंट्री, और सूची सेकंड में उनकी कैपिटल यानी राजधानी है। ऑप्शन ए ब्रुनेई, विक्टोरिया, बी सेशल्स, बंदर सेरी, सी बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे एंड सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ही होगा, स्विट्जरलैंड हो गया यहाँ पर, ओगन दोगो, ठीक है। तो अब इनको हमें मिलाना है। स्वाजीलैंड आपका, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो क्या स्वाजीलैंड है, बताइएगा जरा। तो स्वाजीलैंड का आपका जिम्बाब्वे यानी कि डी 3 से है आपका। बुर्किना फासो आपका ओगन दोगो, सेशल्स आपका हो जाएगा विक्टोरिया,
और ब्रूनोई हो जाएगा आपका बंदर शहरी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका, विच मीन्स डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए सेकेंड, B1, ये देखिए B1, ए सेकेंड यानी कि 2, सी आपका 4 और डी आपका 3। ठीक है, सही मिलान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2-3 जलप्रपात तो आपको बहुत अच्छे से रट्टा ही मार लेनी चाहिए, अगर ऐसे नहीं भी याद हो रहे हो तो। आपने देखा ना आरो में एंजल का आया है ना, और आई थिंक कि विक्टोरिया का भी कई जगह हमने देखा, या विक्टोरिया का ही आया था। तो ये आते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना। ये जलप्रपात है और ये देश है। ऑप्शन फर्स्ट योसेमाइट नॉर्वे, बी एंजल वेनेजुएला, सी रिबन कैलिफोर्निया एंड डी टुगेला दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो आप कहीं ना कहीं मैपिंग से पढ़िएगा। जो ये क्वेश्चन को भी आप मैपिंग में देखिएगा। योसेमाइट एवं रिबन की बात करें तो ये आपका कैलिफोर्निया में है। इन्होंने बोला कौन सही सुमेलित नहीं है, तो योसेमाइट आपका सही सुमेलित नहीं है। एंजल की बात करें तो एंजल आपका सही सुमेलित है, वेनेजुएला में है। रिबन की अगर हम बात करेंगे योसेमाइट एवं रिबन, तो ये कैलिफोर्निया। टुगेला की बात करें तो टुगेला आपका दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है ऑप्शन ए योसेमाइट। योसेमाइट आपका कैलिफोर्निया में, ना कि नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे आपका यहाँ पर गलत है एंड दोनों आपके सही सुमेलित हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट सो नहर, बी कील नहर, सी न्यू वाटरवे नहर या डी वेलेंड नहर। अब हमें बताना है यहाँ पर। तो सो नहर आपकी यूएसए में है, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कील नहर आपकी जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। न्यू वाटरवे नहर आपकी जर्मनी, उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच है। वेलेंड नहर आपकी यूएसए में ही है और ये ईरी और ओंटारियो के बीच है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है, तो वो आपकी सी ऑप्शन में न्यू वाटरवे नहर स्थित है। ठीक है, क्योंकि बताया है उन्होंने कि उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है। अब इसमें से कौन शामिल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सभी राज्यों के राज्यपाल, सी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या डी गृह मंत्री। ठीक है, अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व प्रशासक होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और गृह मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होती है। बी ऑप्शन बात करें सभी राज्यों के राज्यपाल, तो ये सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं होते, यही आपका यहाँ पर विच मीन्स कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, बी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, थर्ड मतदाता सूची में संशोधन एंड 4 मतदाता जागरूकता। कह रहे उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी थर्ड और 4, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या डी उपरोक्त सभी। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार कन्फ्यूजन होती है ना। तो भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के अनुसार देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग को प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना यानी ऑप्शन ए। सेकेंड, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, पहला फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड है आपको मतदाता सूची में संशोधन एंड 4 मतदाता जागरूकता। तो ए यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड के सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपके अनुच्छेद हैं, सूची सेकंड में इसके उपबंध है। थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रिंटिंग की वजह से है। अनुच्छेद 315 सदस्यों का निर्वाचन, अनुच्छेद 316 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 317 सदस्यों की सेवा शर्तें और अनुच्छेद 318 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं पहले। देखिए अगर हम बात करें आपका कि अनुच्छेद 315 तो ये आपका
संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, बात करें अगर अनुच्छेद 316 तो ये आपका सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 317 की बात करें तो सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित है, और अनुच्छेद 318 की बात करें सदस्यों की सेवा शर्तों से। इस तरीके से अगर मिलान करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए सेकेंड, बी 4, सी 1 एंड डी 3। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुझे अनुच्छेद याद थे तो मैंने मिलान कर दिया और आपका ऑप्शन यहाँ पर निकल आया है। आप पहले देख लेना, फिर उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। सेकंड, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में यानी 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। तो कह रहे उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए, बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की तो यह एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपकी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था और उनका कार्यकाल 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रहा था। तो यहाँ पर पूछा इन्होंने कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो फर्स्ट ही केवल आपका सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1992 में है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम था 1990 का और स्थापना हुई थी आपकी 92 की। इन्होंने थोड़ा सा ईयर में मिसमैच कर दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल एक सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। सेकंड, कह रहे हैं कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य शामिल हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें नीति आयोग के बारे में तो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। इनका गठन एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाएंगी और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करेंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो इस तरीके से देखें तो दोनों ही मुद्दे या दोनों ही कथन अपने आप में सही है, विच मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत आराम से मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छे से बता दूँ। ज़्यादा जब लंबा आपका कथन और कारण होता है और उसके बाद में जब आंसर, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से डिफाइन रहती है, तो मैं चाहती हूँ आप खुद पढ़ के सॉल्व कर लो, है ना। तो मेरी कोशिश रहती है, बट आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, आप कितने श्योर हो, आप कितने सिंसियर हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी जा रही है और बहुत सही है। जीएस आप अभी कर लो, मैंने मेंस के लिए भी बोला था, मेंस को भी आप तैयार करते रहो, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वरना आगे बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा, बी नागालैंड, थर्ड है आपका मिजोरम एंड 4 है सिक्किम। तो कह रहे हैं कूट दिया गया है। अब इन राज्यों का गठन कब कब हुआ है, गठन से भी क्वेश्चन आते हैं और आपको पता ही होगा। ऑप्शन है थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, 4, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, सी फर्स्ट, 4, सेकेंड, थर्ड एंड डी सेकेंड, फर्स्ट, 4, थर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं। वैसे तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, नागालैंड का आपका 1963, ठीक है, 1963 में इसका गठन हुआ था। और आपका ये सिक्किम की बात करें, ठीक है, तो अगर इधर हरियाणा को भी देख लो 1966 हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगर हम बात करें सिक्किम की, ये आपका 97। अगर यहाँ पर अरुणाचल होता तो फिर उसका भी हो जाता। इसके बाद में मिजोरम की बात करें तो 1987, यानी मिजोरम आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा, 1987। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड, फर्स्ट, 4, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि सही सुमेलित नहीं पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान के तत्व हैं और ये विदेशी स्रोत है। ऑप्शन ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान, बी समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया,
सी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अमेरिका, एंड डी संघात्मक विशेषताएं कनाडा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वैसे सिंपल है, पता ही चल गया होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये आपकी जापान से है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर इन्होंने अमेरिका दे दिया, ये अमेरिका नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ये आयरलैंड हो जाएगा। तो यही आपका गलत सुमेलित है, यहाँ पर आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। एंड डी आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये जीएस की टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ है, तो इसमें सारे डायमेंशन दिए गए हैं। इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा हर चीज़ का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें, सूची की क्वेश्चन दिया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में आपके राज्य हैं, सूची सेकंड में उनकी विधानसभा संख्या है। आपको याद हो पीसीएस में ये इसी तरीके से दिया गया था, क्वेश्चन आए थे। आई थिंक अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो 2020 या 22 या 21 ऐसे कुछ है। तब उसके स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया गया था। और एक बार मैंने देखा है कि सीटों के बारे में पूछा, तो ये एक बार नहीं कई बार आया है। लेकिन जब मैंने अटेंड किया, क्योंकि मैंने पीसीएस पहले नहीं दिया है, तो उसमें सीटों के बारे में आया था। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर राज्य हैं छत्तीसगढ़ 40, राजस्थान 230। अब ये सीटें कौन सी, तो ये विधानसभा की, देखो विधानसभा की सीटें होती हैं और कितनी सीटें आपकी राज्यसभा में हैं, कितने मेंबर किस में गए, इस तरीके से डिफाइन रहती हैं, है ना। विधान परिषद की भी होती है, अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ पे होती हैं सीटें, वो भी ध्यान रखना। चलें, तो सी मध्य प्रदेश 200 एंड डी मिजोरम 90। तो अब हमें इससे कोड की सहायता से मिलान करना है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ की आपकी है, देखिए राजस्थान की, अगर राजस्थान की बात करें तो ये आपकी यहाँ पर 200 हो जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में 200। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपकी 230 यानी 230 हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मिजोरम की बात करें तो ये आपकी 40, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपकी 90। इस तरीके से अगर आप जाओगे A4 दो जगह है, B थर्ड, A4 और B थर्ड, यहाँ पर सेकेंड है क्योंकि सेकेंड इसमें लास्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाता है, A4, B3, C2 और D1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन ए 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 85वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या डी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान संशोधन के अनुच्छेद 82 और 170 यानी कि 173 की शर्तों में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी, ऐसा उसमें डिसाइड किया गया था, कहा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है डैश। ऑप्शन ए विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या डी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। वैसे सिंपल है, कई बार आपने पढ़ाई होगा। तो बात करें अगर, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष के आयु तक होता है, किंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में ही उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कुछ निहिरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रूसी यात्री निकितन ने निम्न में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन है विजयनगर, बी चोल, सी बहमनी, या डी पल्लव। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए वर्ष 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीटर की यात्रा पर आया। बीटर या बीदर बोलते हैं, है ना, पहले बोलते थे। और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद III का शासन था। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, विच मीन्स आपका बहमनी राज्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन है गुरु नानक, बी दादू दयाल,
सी रामानंद या डी रैदास। बात करें यहाँ पर तो दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आंसर की बात करें तो आपका बी हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अब्दुल रहीम खान खाना एंड डी फैजी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन खूब आया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। वह अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला 9 रत्नों में से एक था। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रिंटिंग गड़बड़ है इनकी, बट फिर भी आ रहा है समझ में तो बता देती हूँ। नेक्स्ट है कि कनिष्क के दरबार अभिलेख में, शायद रंबाग लिखा है, ठीक है, कनिष्क के रबतक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है चंपा, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र एंड डी इंद्रप्रस्थ। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कनिष्क के रबतक अभिलेख से 4 शहरों के नामों का उल्लेख है, यथा, साकेत। यथा का मतलब होता है एग्जाम्पल, हिंदी में समझ लो एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे हम लिखते हैं। तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा, इसमें इंद्रप्रस्थ का उल्लेख नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में राजवंश है, सूची सेकंड में उनकी कैपिटल यानी राजधानी है। ऑप्शन ए प्रतिहार, धारा, बी परमार, अनहिलवाड़, सी सोलंकी, कन्नौज एंड डी राष्ट्रकूट प्रतिष्ठान। तो अब हमें यहाँ पर कोड की सहायता, पहले इनको मिलान करना, फिर कोड से हमें अपना उत्तर बताना है। देखिए प्रतिहार आपको पता है, हर किसी को पता होगा, प्रतिहार आपके कन्नौज हो जाएगा राजधानी। परमार की बात करें तो इसकी धारा हो जाएगी, परमार की धारा। सोलंकी की अगर बात करेंगे, सोलंकी का आपका अनहिलवाड़ हो जाएगा और राष्ट्रकूट का प्रतिष्ठान। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो A3, अब A3 क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो बी फर्स्ट, A3 और बी फर्स्ट, ये आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया और वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन एक क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है रानी दिद्दा, बी अवंती वर्मन, सी संग्राम राज एंड डी ललितादित्य मरकांदट मीड। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि कश्मीर में, देखिए कश्मीर में कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड था और इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ललितादित्य मुक्तामीड। नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में आपके ये मतलब नाम दिए गए हैं दवाओं के, सूची सेकंड में इनको मिलान करना है। ऑप्शन है शाकनाशक, सिल्वर आयोडाइड, बी कृत्रिम वर्षा, सोडियम क्लोरेट, सी कैंसर रोधी दवा केवलार एंड डी संश्लेषित रेशा टेक्साल। अब हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए शाकनाशक आपका सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, ये शाकनाशक सोडियम क्लोरेट। इसके बाद में बात करेंगे अगर हम कृत्रिम वर्षा की, तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अगर बात करें कैंसर रोधी तो टेक्साल और संश्लेषित रेशा आपका केवलार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कूट की बात करें कि कूट को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोग में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन है पीत ज्वर, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया एंड डी जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर तो पीत ज्वर, डेंगू तथा चिकनगुनिया तीनों टाइगर मच्छर एडीज एल्बोपिक्स द्वारा संचारित होते हैं, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविवायराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि संचारित होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी जापानी इंसेफेलाइटिस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रीन वॉश इंगित करता है डैश। ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, बी हरियाली हटाना, सी जलकुंभी हटाना या डी कृषि भूमि को हटाना। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ग्रीन वॉश आपका उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या स्वतः या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करता है, उसे ग्रीन वॉश कहते हैं। और ये करंट अफेयर में आपका
चर्चा में भी था। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। सेकंड, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो इन्होंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है, दोनों क्वेश्चन आपके गलत, मतलब दोनों जो फैक्ट दिए गए हैं लाइनों में वो गलत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपकी निरंजना नदी पर हुई थी, और वहीं हाँ निरंजना नदी के तट पर बोध गया में होती, जबकि इन्होंने दे दिया है ऋजुपालिका नदी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जगह पर। जबकि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर जरंभिक ग्राम में हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब वैसे मैंने ही वो ऑप्शन बताया, बट सारे लोगों को पता ही है, आंसर तो उन्हें पता ही चल जाता, बट जो नया एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं तो उनको बताना मेरा काम है सही से, तो इसीलिए मैंने बता दिया। सिंपल ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। सेकंड, भारत में पूर्णतः इस्लामी शैलों में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। देखिए पूर्णता का मतलब इन्होंने बोला विशुद्ध, हाँ विशुद्ध का मतलब भी पूर्णता ही होता है, एक शब्द है, इसलिए इन्होंने ये बोल दिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, देखिए क्योंकि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है जो दिल्ली में स्थित है। बलबन के मकबरे में ही सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वह दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनते बट बनते हैं, तो इसलिए इग्नोर करना ठीक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सेकंड, यहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर मिले हैं। थर्ड, यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एंड फोर, इन गुफा मंदिरों का निर्माण पांडव शासक द्वारा कराया गया था। तो अब हमें इन चारों में से बताना ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर, सी फर्स्ट थर्ड फोर एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर आपके सच है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर मिलते हैं, ये भी फैक्ट सत्य है। यहीं से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा की प्राप्ति हुई। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था, ना कि पांड्य शासकों द्वारा। जब आप फोर को कट करते हो, क्योंकि फोर ऑप्शन आपका फिलहाल गलत है, तो अगर आपको जो गेस करना हो तो आप इसको भी कट करो, क्योंकि इसमें फोर है नहीं होगा, ये इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो विच मीन्स कि आपका एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, एक आंसर हमें चाहिए होता और एक आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, हालांकि इस समय जो पेपर सेटर हैं, पेपर जो सेट किए जा रहे हैं, उसमें ये तरकीब बहुत कम वो लोग दे रहे हैं। मे बी कि उन्होंने कोचिंग वालों को बताते सुन लिया होगा कि ऐसे गेस करो, तो उन लोगों ने ये चीज़ को धीरे धीरे हटा दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बी, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। सी, गुणाढ्य तथा सवर्मन हाल के दरबार में रहते थे। एंड डी, गुणाढ्य ने कांत्रक नामक पुस्तक, नामक होगा यहाँ पर, नामक पुस्तक लिखी। तो अब इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए सातवाहन नरेश विद्वान एवं विद्या प्रेमी थे। उनके समय संस्कृत भाषा के शासक प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। ठीक है, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी। हाल के दरबार में 4 ही गुणाढ्य एवं सवर्मन नामक विद्वान रहते थे। तो इस तरीके से देखें तो इन्होंने बोला जो सही नहीं है वो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गुणाढ्य एवं सवर्मन विद्वान हाँ रहते थे, और गृहस्थ कथा प्रथा सर्ववर्मन ने कांत्रक नामक पुस्तक में लिखी है। इन्होंने कहा है कि गुणाढ्य ने कांत्रक नामक पुस्तक लिखी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं पूछा है। ऑप्शन है, उसने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा शुरू की थी। बी, 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की।
सी उसके दरबार में विलियम हॉकिंस 3 वर्ष तक रहा। एंड डी सर थॉमस रो उससे अजमेर के दरबार में मिला था। तो अगर ये फैक्ट याद है तो आप आंसर को तुरंत बता दोगे। जहांगीर ने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा नामक प्रथा चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया और 3 वर्ष तक उसके दरबार में रहा, जबकि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो जहांगीर से उसके अजमेर दरबार में मिला था। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से चित्तौड़ की संधि की। इस प्रकार कथन बी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने 1616 दिया जो कि 1615 में की थी। ठीक है, तो ईयर का फर्क है। ये आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ये यहाँ पर भी सही नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया। सेकंड, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। थर्ड, इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। एंड 4, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो कह रहे हैं, देखिए कूट हमारा दिया ऑप्शन ए फर्स्ट और 4, बी फर्स्ट थर्ड और 4, सी सेकेंड एंड थर्ड, एंड डी सेकेंड थर्ड और 4। ठीक है, बात करें यहाँ पर हम तो सांची के स्तूप को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी की थी। मैकेंजी ने इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। सेकंड और थर्ड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अल्टेरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन के कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन के दौरान किया गया था। थर्ड है कि यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई। 4 है कि इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना। तो हमें यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इसका वो बताना है। अल्टेरा फंड आपका जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया गया था, ये सही है। थर्ड बात करें, यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेस लाने के लिए की गई, ये भी सही है। 4, इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना, ये भी सही है। अगर बात करें कि इन्होंने कहा है कि इसकी स्थापना COP27, ठीक है, तो ये आप गलत है। COP28 में इसकी बात की गई है, तो इसलिए सेकंड गलत है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।